वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान जो 4 दिवसीय आपकी FLN ट्रेनिंग है, उसमें थर्ड डे आपको कौन कौन सी बातें बताई जाएंगी। तो थर्ड डे जब आप जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि पिछले दिन यानी कि सेकेंड डे आपने क्या क्या सीखा था, उसका रिवीजन कराया जाएगा। उसके बाद प्रतिभागियों का स्वागत होगा। उसके बाद सत्र होगा शुरुआत संख्या ज्ञान और गिनती के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या है? संख्या ज्ञान व गिनती को समझना और कक्षा कक्ष में सिखाने की रणनीति को जानना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहेगा। ये रहेगा बच्चों को कार्डिनल संख्या, ऑर्डिनल संख्या और नॉमिनल संख्या ये सिखाई जाएगी। यानी कि कार्डिनल संख्या जो है ये समूह की मात्रा को बताती है, जैसे टोकरी में 10 सेब हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बताया जाएगा गिनती के सिद्धांत, जिसमें बच्चों को एक एक संगति पता होनी चाहिए, जैसे वह प्रत्येक वस्तु के लिए एक कंकर उठाकर रख पाए। आखिरी संख्या का नाम उस वस्तु के साथ साथ पूरे समूह की कुल संख्या को भी बताता है। स्थिर क्रम यानी कि स्टेबल ऑर्डर, गिनती का क्रम स्थिर रहता है। ऑर्डर इरिवेलेंस यानी कि समूह में कहीं से भी गिनना शुरू कर सकते हैं। अमूर्तता, जैसे अगर बच्चों को 7 वस्तु दी जाए और बाद में फिर 3 वस्तु दी जाए तो वह 7 के आगे 10 संख्या तक गिनकर बता दे। उसके बाद प्रश्न के साथ सत्र की शुरुआत होगी। पूछा जाएगा कि आप कब मानेंगे कि बच्चे को संख्या ज्ञान हो गया है, या संख्या ज्ञान में क्या क्या शामिल है, कितने तरह की संख्या बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सिखाएंगे, सिखाने का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अगर गिनती सिखाना है तो उसके लिए आपको मात्रा यानी कि क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। फिर उसका शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जैसे हमने 5 बताया तो 5 जैसे हमने उसमें कंकर रख दिए तो 5 कंकर दिखा दिए, तो वो मात्रा बताती है यानी क्वांटिटी बताती है। इसी प्रकार 5 जो है ये नाम, अगर उसका नामकरण कर दिया, उसके बाद अगर 5 जो है लिख के बताया एक सिंबल के माध्यम से, इस तरीके से आपको संख्या को बताना है। नेक्स्ट है गिनती सिखाने का क्रम क्या है। तो संख्या पूर्व अवधारणा की समझ बना सकें, यानी 1 से 9 तक की संख्याओं के मान व प्रतीकों को समझ और लिख सकें। 1 से 9 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें और शून्य की अवधारणा को समझ सकें। 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में समझ और लिख सकें। 1 से 99 तक की संख्याओं की तुलना कर सकें। 1 से 99 तक की संख्या को आगे और पीछे के क्रम में गिन और लिख सकें। स्थिर अंतराल में 2, 3, 5, 10 गिनती जो है बोल और लिख सकें। फिर आपका सत्र स्टार्ट होगा जोड़ एवं घटाव के टॉपिक पर। जोड़ और घटाव किस तरीके से करना है तो ये आपको उस सत्र में बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सुगमकर्ता के लिए सुझाव, संदर्भ सामग्री क्या है, जोड़ और घटाव का परस्पर संबंध क्या है। इसके लिए जोड़ और घटाव के लिए पहले समूह अवधारणा पर समझ बनानी पड़ेगी, यानी कि समूह में चर्चा करनी पड़ेगी। पहले समूह के बिंदु क्या है, दूसरे समूह के लिए क्या है, यानी पहले समूह के लिए क्या है, जोड़ की अवधारणा क्या है, सिखाने की अप्रोच क्या है। दूसरे समूह के लिए घटाव की अवधारणा क्या है, सिखाने की अप्रोच पूछेंगे। तीसरा समूह बनाएंगे, उसमें जोड़ व घटाव में संबंध क्या है, मानक विध से अलग जोड़ने घटाने के तरीके क्या है। चौथे समूह में जोड़ व घटाव में आकलन के तरीके कौन कौन से, ये सब एक ग्रुप बना के आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद गुणा व भाग की अवधारणा बताई जाएगी, यानी इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि गुणा और भाग की अवधारणा पर एक सोच बन जाए बच्चों की, यानी कि इस तरीके से गुणा होगा, इस तरीके से भाग होगा। नेक्स्ट है समेकन के मुख्य बिंदु क्या है। बच्चों को गुणा व भाग सिखाते हुए संदर्भ उनके दैनिक जीवन से जुड़े होने चाहिए। बच्चों को अलग अलग तरीके से हल करने को प्रोत्साहित करें। बच्चों को प्रक्रिया को अपने शब्दों में बताने के पर्याप्त अवसर दें। बच्चों को आकलन करते हुए इस बात पर ध्यान दें कि निम्न कौशल प्रदर्शित हो रहे हों: सहभागिता, संप्रेषण, समस्या समाधान, मानचित्रण, सामान्यीकरण और तुलना करना। उसके बाद गुणा व भाग की अवधारणा को किस तरीके से समझाएंगे बच्चों को। तो गुणा व भाग सिखाने से पूर्व बच्चों को क्या क्या जानना जरूरी है। इसके लिए बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, बच्चे जोड़ और घटाव की अवधारणा को समझकर अनुप्रयोग कर रहे हो। बच्चे वस्तुओं को समूह में गिन पा रहे हो, जैसे 2, 3, 5, 10 इत्यादि के जो समूह हैं। बच्चे स्किप गिनती यानी जैसे हमने 2 बताया, उसके बाद 5, 7, 8, 15, 16 इस तरीके से गिनती जो है स्थिर अंतराल पर उनको गिन सकें।
बच्चे वस्तुओं को बराबर संख्याओं में बांट रहे हों, यानी कि भाग भी आना चाहिए उनको। जैसे बच्चों दो दो के हमने अगर जोड़े बनवाए हैं तो बच्चे उस अवधारणा को भी समझ सकें। नेक्स्ट है भाग और समस्या समाधान। तो साथ ही हम बच्चों को ऐसी समस्याएं भी देनी चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा संक्रियाएं इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे भाग के केस में क्या होता है कि भाग के केस में दो संक्रियाएं चलती हैं साथ साथ। आपका एक सब्ट्रैक्शन भी, घटाना भी चलता है और भाग भी चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जब आप गणित का सेशन ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको भाषा के ऊपर काम करना है, यानी समझ के साथ पढ़ना। इसका अर्थ ये है कि प्रभावपूर्ण शब्द पहचान इनटू अर्थ निर्माण या भाषाई समझ। ये फार्मूला दिया गया है। अगर समझ के साथ पढ़ना है तो उसके लिए प्रभावपूर्ण पहचान होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण शब्द पहचान होनी चाहिए और अर्थ निर्माण या भाषाई समझ भी होनी चाहिए। मेन बिंदु हैं वो हैं प्रारंभिक कक्षाओं में जब बच्चे पढ़ना सीख रहे होते हैं तो शब्द पहचान और अर्थ निर्माण दोनों तरह की गतिविधियां आवश्यक होती हैं। इनमें से किसी एक आयाम पर आधारित शिक्षण से बच्चे भाषा शिक्षण के पूर्ण उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शब्द पहचान कौशल के शिक्षण और अभ्यास के साथ साथ अर्थ निर्माण के भी भरपूर अवसर मिलने चाहिए। शब्द पहचान कौशल इन्हें व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाए तो आरंभिक 3 वर्षों में महारत हासिल किया जा सकता है। भाषा के दोनों प्रकारों के कौशलों को 4 आयामों में समझा जा सकता है। भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा व स्तर के अनुसार 4 आयामों के लिए संतुलित योजना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं भाषा शिक्षण के लिए उद्देश्य क्या है। तो भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति को समझना, भाषा के कौशलों को अर्थ केंद्रित व शब्द पहचान केंद्रित कार्यों में विभाजित कर पाना, कक्षा में संतुलन के तरीके की समझ बना पाना, संतुलित भाषा शिक्षण की 4 खंडी रूपरेखा से परिचित होना। उसके बाद भाषा के कौशल क्या हैं, तो ये हैं शब्दों को पहचानना, शब्दों को पहचानने संबंधी कौशल, अर्थ निकाल पाना यानी कि अर्थ निर्माण या समझ आधारित कौशल। उसके बाद भाषा शिक्षण के असंतुलित तरीके, शब्द पहचान कौशल विकास के तरीके व महत्व। यदि ठीक से सिखाया जाए तो शुरुआती 3 सालों में बच्चे जो है भाषा शिक्षण कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। इनके विकास में शुद्धता या सही ध्वनि बनावट आदि पर जोर दिया जाता है। आसानी से यह भी जांचा जा सकता है कि बच्चा इन्हें अभी कितना सीख पाया। अर्थ निर्माण के कौशल विकास के तरीके का महत्व, ये है सामान्य चर्चा, मौखिक कहानी सुनाना, पढ़कर सुनाना और उस पर चर्चा, समूह में पढ़ना और विचार करना, बच्चों को अपने आप पढ़ने लिखने के मौके देना आदि। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है ये कौशल और बढ़ते जाते हैं तथा बच्चों में कई स्तर व विविधताएं नजर आती हैं। इनमें कभी पूरी महारत हासिल नहीं होती क्योंकि इनमें दक्षता, पाठ की प्रकृति, कठिनाई आदि पर भी निर्भर करती है। बच्चे की शब्दावली जो है कई वर्षों तक विकसित होती जाती है। तो नेक्स्ट जो आपका सत्र चलेगा वो चलेगा मौखिक भाषा से संबंधित कक्षा की गतिविधियों और सामग्रियों को समझना और गतिविधियों का अभ्यास करना। इसके लिए सामग्री चाहिए कागज़ की पर्चियाँ, चित्र, चार्ट, कविता, कहानी चार्ट, PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद पूछा जाएगा कि मौखिक भाषा क्या है, इस पर आपकी भी चर्चा होगी। उसके बाद PPT में दिखाया जाएगा मौखिक भाषा में कौन कौन से वो बिंदु हैं जो शामिल होते हैं। तो इसमें होता है सुनी हुई बात या पाठ को दोबारा सुनना या बताना, प्रतिक्रिया देना, अनुमान लगाना व निष्कर्ष निकालना, प्रश्न पूछना, सोचने के लिए बातचीत का प्रयोग करना, मुख्य विचार पकड़ना, नए शब्दों का प्रयोग करना, अनुभव साझा करना, तर्क देना, सहमति असहमति जताना। ये जो है मौखिक भाषा में मुख्य बिंदु हैं जो मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मौखिक भाषा का विकास क्यों जरूरी है। तो समझने की क्षमता सबसे पहले मौखिक स्तर पर बनती है। बच्चा जो है मौखिक जब सुनता है चीज़ों को तो वो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है माइंड के अंदर, जिससे वो चीज़ों को वर्बली समझ सकता है। अब पढ़कर समझने का अर्थ ये है कि सुनकर समझना प्लस शब्द पहचान भी आती है, तो बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर सकता है। तो थर्ड डे की जो गतिविधि थी वो हमने सब बता दी आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको फोर्थ डे की कौन सी गतिविधि कराई जाएगी। थैंक यू।